तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे जैसा कि हम लोग देखते आते हैं, सेट बाय सेट देख रहे हैं, यहाँ पे आप लोग के लिए करवा रहे थे। तो आप लोगों के लिए बता दें कि 7 ये है, यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन से हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं इसके आगे ये सेशन में। ठीक है, आप लोग के लिए, सभी लोगों के लिए, बीपीएससी वाले हों, स्टेट वाले हों, एमआरएस हों, DSSS या फिर अदर जो भी आप लोग हैं, तो सभी लोगों के लिए जो है समान रूप से फायदेमंद होने वाला है सेशन। तो हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक। ठीक है, आपका स्टेट का एग्जाम भी होने ही वाला है ना। चलिए तो देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा शुरू करेंगे यहाँ पे 26 नंबर का। लेकिन उससे पहले बस आप लोगों से खास एक छोटी सी यही रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त प्यार से, कि चैनल पे आप लोग नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया तो सब्सक्राइब करके सबसे पहले नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर सेट कर लीजिएगा, ताकि आने वाला जो भी सेशन होगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो प्रारंभ करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि 26 नंबर से। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से किस ग्रंथ को 17वीं शताब्दी में लिखा गया था? क्या बृहदेशी ग्रंथ को लिखा गया था, संगीत पारिजात को, संगीत समयसार को, एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं? क्या आंसर करेंगे यहाँ पे? तो 17वीं शताब्दी की ग्रंथ जो है आपका, यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका संगीत पारिजात। क्योंकि दोस्तों मेरे यहाँ पे 1650 इसका आंसर होगा। ठीक है, एग्जैक्ट बोले तो 1650 में लिखा गया है। और ये जो आपका शताब्दी अगर हो जाता है तो ये 17वीं शताब्दी की पुस्तक हो जाती है। ठीक है, देखिए बृहदेशी जो पुस्तक है, ये मतंग वाली पुस्तक, बहुत बार बताए हैं कि 8वीं शताब्दी में ये आपका लिखा गया है और इसके 8 अध्याय भी हैं। ऐसा ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपका स्टेट के अंदर माना गया है। ठीक है, तभी मैं आपको ये बार बार रिपीट करता हूँ और बताता हूँ ये। ठीक है, देखिए संगीत समयसार की बात कीजिएगा तो आचार्य विद्यारण्य जी हैं। ठीक है, कौन? आचार्य विद्यारण्य जी, जो कि शताब्दी की बात कीजिएगा तो इनकी 14वीं शताब्दी यानी कि 1336 का काल रहा है मेरे दोस्त इनका। ठीक है, तो यानी शताब्दी यानी कि 14वीं शताब्दी हो जाएगा इनका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे 27 नंबर का क्वेश्चन हमारा है कि बृहदेशी ग्रंथ को किस शताब्दी में लिखा गया है? देखिए अभी क्वेश्चन अभी आप लोग को वहां पे हम बताया ना, यहाँ पे आ गया क्या दूसरी शताब्दी, 8वीं, 12वीं, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? क्या आंसर करेंगे? तो आंसर तो कर लेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को, 8वीं शताब्दी को। ठीक है, लेकिन आप लोग के लिए ऑप्शन में हम सेट रखते हैं ताकि कुछ एक्स्ट्रा भी आप लोगों को बताते चलना। देखिए दूसरी शताब्दी की बात कर लेंगे तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो ये आपका नाट्य शास्त्र का काल माना जाता है, कि नाट्य शास्त्र जो है आपका दूसरी शताब्दी में लिखा गया है। कहीं पे 5वीं भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, तो इसका थोड़ा सा है क्या कि एग्जैक्ट इसका नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दूसरी शताब्दी में आप हो गया, 8वीं शताब्दी देख ही लिए। अगर 12वीं शताब्दी की बात कीजिएगा तो ये आपका जयदेव का एक पुस्तक है, जयदेव का कौन सा? गीत गोविंद एक पुस्तक है, गीत गोविंद, जो कि 12वीं शताब्दी की पुस्तक है। ठीक है, मतंग से जो क्वेश्चन बनते हैं हमेशा आप लोग को बता ही दिए हैं कि मतंग से क्वेश्चन सर्वप्रथम जो है बीना पर सारिका जो बांधने वाले व्यक्ति थे मतंग ही थे, चित्रा बीणा वादक थे, है ना। ये सब चीजें तो है आप लोग को बता ही दी है। देखिए आप लोग सारे से जो भी जुड़ते हैं हमारे साथ, सारे सेशन को देखते रहिए। अगर नए लोग जो जुड़ते हैं तो आप लोग पुराने जो सेशन है 1 साल पहले का और भी जो भी पहले का, वो सेशन आप लोग देखते हुए आइए यहाँ तक, तो और मजा आप लोग को आएगा। जो नए लोग जुड़ते हैं वो, बाकी पुराने साथी तो हमारे साथ चल ही रहे हैं, है ना। तो बिल्कुल आप लोग के लिए यही कहेंगे कि सारे सेशन को देखते रहिए और देखते आइए, है ना। चलिए तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा हो जाएगा कि इनमें से एक राग कल्पद्रुम के रचयिता हैं, यानी कि राग कल्पद्रुम जो है वो किनकी रचना है, या फिर उस पुस्तक के रचयिता कौन है? क्या कृष्णानंद व्यास हैं, विद्यारण्य है, त्यागराज है, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? क्या आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, राग कल्पद्रुम, कृष्णानंद व्यास जी। विद्यारण्य की पुस्तक बताए कि संगीत सार है इनका पुस्तक। त्यागराज की एक रचना बड़ी प्रचलित है जो कि पूछा जाता है आपका, नौका चरित्रम। ठीक है, नौका चरित्रम। ठीक है, ये रचना इनकी पूछी जाती है, त्यागराज की। थे ये कर्नाटक संगीत से संबंधित व्यक्ति थे, वैसे ही थे ये भी तो कर्नाटक से ही थे, है ना। तो ये चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 29 नंबर का है कि इनमें से कौन एक प्रसिद्ध नृत्य कलाकार है? भैया नृत्य कलाकार, क्या पंडित बिरजू महाराज, पंडित गुदाई महाराज, पंडित ननकू महाराज, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? नंबर 29 मेरे भाई यहाँ पे क्या आंसर करेंगे? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 29, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, देखिए बिरजू महाराज का वास्तविक नाम पूछा गया था आप लोगों से एक बार, तो ये बता दूं आप लोगों को कि वास्तविक नाम क्या है इनका। तो ब्रिज मोहन मिश्र है, ब्रिज मोहन मिश्र है इनका वास्तविक नाम।
ठीक है। और ये कैसे, यहाँ पे आप गोदई महाराज देख रहे हैं, इनको सामता प्रसाद सामता प्रसाद कहते हैं, यानी सामता प्रसाद हैं ये। ठीक है, सामता प्रसाद जो है गोदई महाराज, उनका क्या है, उपनाम है। सामता प्रसाद का उपनाम गोदई महाराज। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है काफी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर बात कीजिएगा पंडित बिरजू महाराज की, तो ये कौन से, नृत्य के लखनऊ घराने से थे ना। ठीक है, और नृत्य के अगर लखनऊ घराने के प्रतिपादक के बारे में बात कीजिएगा, तो ये हो जाते हैं ईश्वरी प्रसाद। नृत्य के लखनऊ घराने के संस्थापक थे, नृत्य वाले। ठीक है, क्योंकि तबला वाले जाइएगा तो तब तो मोदू खां और बक्सू खां हो जाएंगे लखनऊ के, तो नृत्य वाले ईश्वरी प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग को बताना है कमेंट करके कि पंडित राम सहाय जो थे, पंडित राम सहाय, वो किस घराने के संस्थापक के तौर पे जाने जाते हैं, कौन से घराने के, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर। और साथ ही मेरे जो भी नए लोग जुड़े हैं, आप लोग को बता दूं कि पीडीएफ कैसे मिलेगा, तो ये आपको सेशन के अंत में हम आप लोग के लिए बता देंगे कि पीडीएफ कैसे आप लोग को मिलेगा, है ना। चलिए यहाँ पे कंटिन्यू रखते हैं सेशन को। तो नंबर 30 कि इनमें से कौन एक प्रसिद्ध संगीत शास्त्री हैं। क्या जय विश्वास हैं, गिरजा देवी हैं, प्रेमलता शर्मा हैं, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर करेंगे यहाँ पे, तो एक प्रसिद्ध संगीत शास्त्री जो है मेरे दोस्त, यहाँ पे आंसर क्या होगा, शास्त्री है ना। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रेमलता शर्मा जी, क्योंकि यही तो है वो शास्त्री, संगीत शास्त्री, यानी कि शास्त्र का ज्ञान रखते हैं ये। ठीक है, केवल गाते ही नहीं है कि हाँ गुरुओं से सीख लिए किस तरह से गाना है, ये कंप्लीट कर लिए, वो नहीं भाई, इनको जो है शास्त्र भी कंप्लीट है, इसलिए संगीत शास्त्री का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेमलता शर्मा। वैसे ये तो क्या है, गायिका है। ठीक है, क्या है, गायिका है, जो कि कौन से गायन, तो ठुमरी गायन के लिए प्रसिद्ध है। घराना गिरजा देवी का पूछता है तो कौन सा घराना, बनारस घराने के लिए प्रसिद्ध है, बनारस घराने के लिए प्रसिद्ध है ना। ये चीजें जो है इंपॉर्टेंस रखती है आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से, है ना। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 31 नंबर का कि अमीर खुसरो का जन्म किस वर्ष हुआ था। ये अमीर खुसरो कौन है, उस्ताद, ये उस्ताद नहीं भाई, अलाउद्दीन खिलजी कहेंगे, क्योंकि उस्ताद अलाउद्दीन खां है वो अलग है ना, मैहर घराने वाले हैं वो। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे, उसके दरबारी थे अमीर खुसरो साहब। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ था, 1253 में, 1255 में, 1325, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। नंबर 31 यहाँ पे आंसर कर जाएंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर ए को, 1253 ईस्वी में जन्म हुआ था। पूछा जाता है क्वेश्चन कि इनका जन्म हुआ था तो कहाँ हुआ था, तो आपको बताना है क्या, एटा में हुआ था, कहीं कभी कभी एटा रहेगा, ये तो जिला का नाम है। अगर जगह पूछे तो याद रखना है पटियाली में। ठीक है, पटियाली में। आप लोग एक चीज बता दीजिएगा कमेंट करके कि तानसेन जो थे ना, तानसेन अकबर के दरबारी, तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था, ये आप लोग को फटाफट कमेंट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात बता ही दी है कि ये जो थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे अमीर खुसरो, और इन्होंने ही तराने का आविष्कार किया था, तबले का आविष्कार किया था, है ना, सितार का आविष्कार किया था, छोटा ख्याल का आविष्कार किया था। तो इन सब चीज़ों का जो है आविष्कार किया था, तराना का आविष्कार किया था, ये सभी चीज़ों का आविष्कारक अमीर खुसरो साहब ही थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 32 नंबर का कि तानसेन के पिता कौन थे। तानसेन के पिता कौन थे, क्या तन्ना मिश्र थे, रामतनु पांडे थे, या मकरंद पांडे, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। नंबर 32 यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 32 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि मकरंद पांडे हो जाएंगे तानसेन के पिता। देखिए तन्ना मिश्र किसको कहते हैं, ये तानसेन को ही कहते हैं, किसको कहते हैं, तानसेन को ही तन्ना मिश्र के नाम से जानते हैं। और उन्हीं का नाम, एक और नाम है रामतनु पांडे, किसका नाम है, तो दोनों जो है आपका तानसेन का ही नाम है। तानसेन को कई जगहों पे तन्ना मिश्र भी कहा जाता है, कई जगहों पे आपको मिलेगा रामतनु पांडे, जबकि रामतनु पांडे जो है ये एग्जैक्ट है, मैंने पढ़ा है और भी बहुत सारी पुस्तकों में तानसेन के बारे में, है ना। तानसेन भाई इतने विख्यात हस्ती थे, ऐसा नहीं कि आप लोग संगीत में ही पढ़ रहे हैं, अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले अलग सब्जेक्ट वाले भी इस चीज़ को पढ़ते हैं जीएस के अंदर, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो तानसेन के बारे में जो है, इनका पिता का नाम हो गया मकरंद पांडे। अगर बात कर लेंगे, कुछ लोग जो है कहते हैं कि अधिकांश जो विद्वान है ना, ठीक है, वो मतानुसार जो है मानते हैं कि तानसेन का जो जन्म हुआ था वो 1532 ईस्वी में हुआ था, ऐसा मानते हैं। ठीक है, आप इसके जन्म के बारे में कब कहेंगे, ये आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इनका जन्म किस वर्ष हुआ था। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ था वो मोहम्मद गौस की कृपा से हुआ था, एक फकीर थे
भाई इनके पिता के जो है पुत्र नहीं हो रहे थे, तो उनको मतलब क्या कुछ कह सकते हैं कि पहले के ज़माने में हुआ करता था ऐसा। तो वो फ़कीर थे मोहम्मद गौस नाम के, उन्हीं की कृपा से कहा जाता है कि तानसेन का जन्म हुआ था। लेकिन वैसे अगर बात कर लेंगे इनके गुरु की, अगर गुरु पूछे तो आपको स्वामी हरिदास ही बताना है, स्वामी हरिदास जी ही इनके गुरु थे, ठीक है? जो कि ध्रुपद से संबंध रखते हैं ना, स्वामी हरिदास पूछा जाएगा कि कौन से वाणी से संबंध रखते हैं स्वामी हरिदास जी ध्रुपद के, तो वाणी हो जाएगा आपका कौन सा, डा गुरबाणी, ठीक है? डा गुरबाणी। और तानसेन कौन से वाणी से संबंध रखते हैं, तो तानसेन रखते हैं कौन से वाणी से, तो ये रखते हैं गोबर हार वाणी से, गोबर हार वाणी से, जिसको कि राजा वाणी के उपाधि भी दिया गया है, ठीक है? कौन से वाणी को, गोबर हार वाणी को। देखिए ये चीजें जो है आप लोग को बताइए, यहाँ पे कितना क्वेश्चन बना दिए, लगभग मानिए तो हर सेशन में आप लोग का 100 प्लस क्वेश्चन हो जाता है। कौन कौन एग्री करते हैं मेरे साथ, हो जाता है कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, है ना? चलिए, इनमें से कौन अकबर के दरबारी गायक थे, कौन अकबर के दरबारी गायक थे, क्या तानसेन थे, अमीर खुसरो थे, अबुल फजल, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो अकबर के दरबारी गायकों में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तानसेन। क्योंकि अबुल फजल भी थे, उन्हीं के दरबारी थे, लेकिन ये गायक नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे दरबारी गायक रखा है ना लगा के, तो ये अबुल फजल दरबार में तो बेशक थे, उन्हीं के दरबार में थे अकबर के, लेकिन गायक नहीं थे, इसलिए आंसर ये नहीं होंगे। आंसर ऑप्शन नंबर ए, तानसेन। अमीर खुसरो, ये अभी आपको बताए कि अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे, ठीक है? चलिए, अब अबुल फजल की बात कीजिएगा तो इसको कहते हैं अकबरनामा। अकबरनामा एक पुस्तक है, अकबरनामा, या फिर उसको और एक अन्य नाम से भी पुकारते हैं, उसको कहते हैं आईने अकबरी। क्या कहते हैं, आईने अकबरी, ठीक है? इसके लेखक है अबुल फजल। पूछेगा आईने अकबरी के लेखक कौन है, अबुल फजल हैं। अकबरनामा कौन लिखा है, तो वही अबुल फजल ही लिखे हैं, ठीक है? इन्होंने जो अपनी पुस्तक में तानसेन का जिक्र किया है, तो हो सकता है आपके एग्जाम्स के अंदर पूछ दिया जाए, तो ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर का, कि विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म किस वर्ष हुआ था, क्या 1860 में, 1872 में, 1887, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर करेंगे, तो यहाँ पे पलुस्कर है ना, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी को, यानी कि 1872 में पलुस्कर, ठीक है? कौन सा जगह पे, तो ये इनका जो जगह जगह हुआ करता था, कुरुदंतवाड़ हुआ करता था, कुरुदंतवाड़ नामक जगह पे हुआ था इनका जन्म। बात कर ले 1860 में किनका जन्म हुआ था, तो भाई विख्यात जो थे आपके महानुभाव, श्रेष्ठ संगीतज्ञ जिनका नाम लिया जाता है बड़े आदर सम्मान से, वो आपके भातखंडे जी थे। वैसे आदर सम्मान से पलुस्कर जी का भी नाम लिया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण लोग थे ये लोग, है ना? तो भातखंडे जी का जन्म 1860 में हुआ था। स्थान अगर आपसे पूछ दे कि किस स्थान पे हुआ था, तो आपको बता देना है बम्बई के बालकेश्वर नामक स्थान पे, ठीक है ना? अब देखिए 1887, ये भी किन्हीं का जन्म तारीख है, क्योंकि मैं ऐसा ही ऑप्शन लेकर ही आता हूं ताकि आप लोग को जो है बता दूं एक साथ और भी चीजें, है ना? तो 1887 ईस्वी में ये जन्म हुआ था किसका, भिखारी ठाकुर का जन्म हुआ था, भिखारी ठाकुर जी का जन्म हुआ था, ठीक है? भिखारी ठाकुर के अगर गुरु की बात कर लेंगे तो गुरु हो जाएंगे महेंद्र मिसिर, महेंद्र मिसिर। और ये महेंद्र मिसिर को क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, इनको कहते हैं पूर्वी का जादूगर। क्या कहते हैं, पूर्वी का जादूगर, ठीक है? कैसा लग रहा है सेशन, अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को कैसा लगता है ना? तो ये हो गया भिखारी ठाकुर का 1887 में, और इनका जन्म हुआ था बिहार के छपरा जिला में, ठीक है, जिसको कहते हैं सारण, है ना? चलिए, अगले क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 35 नंबर का, कि विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किस वर्ष और कहाँ की थी? क्या 1908 में किया था बंबई में, क्या 1918 में किया था ग्वालियर में, या 1901 में लाहौर में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1901, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 1901 में लाहौर में किया था, ठीक है? ठीक है, यहाँ पे जो है मुझे लगाना चाहिए था सर्वप्रथम, यहाँ पे शायद मैं नहीं लगा पाया हूँ, भूल गया हूँ, क्योंकि वैसे अगर इस लिहाज से देखेंगे ना भाई, तो यहाँ पे आंसर हमको डी करना पड़ेगा, क्योंकि 1908 में जो है आपका ईस्वी सही है, ठीक है?
1908 में बंबई में दूसरी शाखा खोली थी। तो खोली थी तो किसकी भाई? गंधर्व महाविद्यालय की तो ही खोली थी ना। तो इसकी स्थापना किस वर्ष और कहाँ हुई? तो इस हिसाब से हमें ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना पड़ेगा। 1908 बंबई में दूसरी शाखा, और उससे पहली वाला जो शाखा थी सबसे पहले 1901 में लाहौर में खोला था। ठीक है, तो इस तरह से ये जाना पड़ेगा, क्योंकि सर्वप्रथम अगर लिखते ना तो हमको ऑप्शन सी के साथ फिर चले जाते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 36 नंबर का कि इनमें से किस विद्वान का जन्म 1860 ईस्वी में हुआ है? किनका हुआ है? क्या पंडित भातखंडे का, ओमकार नाथ ठाकुर का, विनायक राव पटवर्धन का, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 अगस्त 1860 वो डेट था जब इनका जन्म हुआ था। तो आपको बताना है कि कौन सा क्या था, वो पूर्णिमा था, सावन पूर्णिमा था, या फिर कुछ और दिन था, ऐसे कुछ है ना, वो आपको बताना है कमेंट करके कि उस दिन क्या था जब इनका जन्म हुआ था। तो ठीक है, चलिए अब देखिए ओमकार नाथ ठाकुर का जन्म की अगर बात कीजिएगा आप लोग, तो 1897 ईस्वी में ओमकार नाथ ठाकुर साहब का जन्म होता है। ठीक है, उस ओमकार नाथ ठाकुर जी का। विनायक राव पटवर्धन, जो कि इनका एक पुस्तक के बारे में पूछा जाता है, कौन सा? राग विज्ञान। राग विज्ञान एक पुस्तक है जिनके बारे में पूछा जाता है बराबर। और विनायक राव पटवर्धन जी का जन्म से रिलेटेड अगर कोई बात पूछते तो आपको फटाक से बताना है 1898 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनका भी जन्म बंबई में ही हुआ था। और ये दोनों जो व्यक्ति दिख रहे हैं ना, ओमकार नाथ ठाकुर और पंडित विनायक राव पटवर्धन, ये दोनों सहपाठी थे और दोनों ही गंधर्व महाविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया है, 1908 वाला जो बंबई में स्थापना हुआ था उसमें। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ। 37 नंबर क्वेश्चन है, विष्णु शर्मा के नाम से किनको जाना जाता है? क्या विष्णु नारायण को, विष्णु दिगंबर को, बलवंत राय भट्ट को, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? क्या कहेंगे इसको? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी विष्णु नारायण। आगे नाम छोड़ दिए हैं आप लोगों के समझने के लिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा पूछ दिया जाता है ना। तो यहाँ पे भात खंडे आप लोग को याद रखना है, यानी विष्णु नारायण तो भात खंडे, विष्णु दिगंबर तो कौन सा? पलूस्कर। ठीक है, ध्यान रखना है। तो विष्णु शर्मा के नाम से किनको जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए। इनका एक और अन्य नाम है भातखंडे जी का, और क्या कहते हैं इनको? इनको कहते हैं भाई चतुर पंडित। चतुर पंडित के नाम से भी इनको जानते हैं। इनका उपनाम है चतुर पंडित है, और विष्णु शर्मा भी है इनका। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और ये पेशे से क्या थे, ये भी क्वेश्चन बनता है। भातखंडे पेशे से क्या थे? तो वकील थे। ठीक है, क्वेश्चन बनता है पलूस्कर के गुरु से कि पलूस्कर जी के गुरु कौन थे, घराना कौन सा था, यहां से क्वेश्चन बनता है। तो घराना आपका हो जाएगा ग्वालियर घराना। ठीक है, और इनके गुरु थे कौन? बाल कृष्ण बुआ, बाल कृष्ण बुआ इचल करंजीकर इनके गुरु थे। इचल करंजीकर इनके गुरु थे। ठीक है, ध्यान रखना है। बलवंत राय भट्ट, जो कि इनका उपनाम से क्वेश्चन बनता है। चलिए मिटाता हूं यहाँ पे बलवंत राय भट्ट के उपनाम से क्वेश्चन बनता है। ये इनका क्या कहा जाता है? भाव रंग लहरी। ठीक है, ये उपनाम से क्वेश्चन बनता है बलवंत राय भट्ट जी का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 38 नंबर का कि इनमें से कौन पंडित भातखंडे द्वारा लिखित पुस्तक है? क्या क्रमिक पुस्तक मालिका है, भातखंडे संगीत शास्त्र है, श्री मल्ल लक्ष्य संगीतम है, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे? तो इनमें से जो है आपके पंडित भातखंडे द्वारा जो लिखित पुस्तक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि क्रमिक पुस्तक मालिका भी है, भातखंडे संगीत शास्त्र भी है, श्री मल्ल लक्ष्य संगीतम भी है। ये सभी पुस्तकें जो हैं किनकी है? भातखंडे जी की है। ठीक है, भातखंडे जी ने ही लिखा है ये सभी पुस्तकों को। चलिए आपसे यहाँ पे क्वेश्चन हम करते हैं। क्रमिक पुस्तक मालिका भाग बताए थे ना पिछले सेशन में, कितने भाग में बताए गए हैं? क्रमिक पुस्तक मालिका के कितने भाग हैं? भातखंडे संगीत शास्त्र के इसके भी कितने भाग हैं? दोनों के भाग आप लोग लिखिए कमेंट करके फटाफट, क्योंकि बता रखे ना, जस्ट अभी पिछले सेशन में शायद बताया हूँ मैं, कन्फर्म हूँ मैं। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक से अधिक, सभी उन्हीं की है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 39 नंबर का। मीड के लिए पाश्चात्य संगीत में क्या नाम दिया गया है? क्या रेस्ट नाम दिया गया है, स्लर नाम दिया गया है, बीवो है, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? तो क्या आंसर करेंगे? मीड, यानी कि स्वरों का अटूट बोलना मीड कहलाता है। यानी स्वर, दो स्वर आप ऐसे बोलें जिसमें कि ऐसा मतलब नहीं लगना चाहिए कि कोई खंडित करके बोला जा रहा हो,
यानी स्पष्टली रूप से लगे कि हाँ यहाँ से वहाँ आपने गया है। ठीक है, तो ऐसे इस तरह से। ठीक है, तो मीड जो है आपका होता है, क्या होता है पाश्चात्य संगीत में, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्लर कहते हैं उसको। ठीक है, ये देखिए बीबो, बीबो अपने यहाँ का जो लय होता है ना, उस लय का एक प्रकार है, तो कौन सा लय, द्रुत लय को वहां कहते हैं बीबो। ठीक है, मध्य लय को कहते हैं मॉडरेट, और आपका विलंबित लय को क्या कहते हैं, विलंबित लय को कहते हैं अडांता। क्या कहते हैं, अडांता कहते हैं। तो ये चीजें जो है आप लोग को ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं अब नंबर 40 का। यहाँ पे चतुरंग के कितने अंग होते हैं, जैसा नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, आप लोग तो कंफर्म बिल्कुल है कि चतुरंग की बात हो रही है यहाँ पे। तो चतुरंग में क्या होता है, चतुरंग में कितने अंग, क्या 2, 3, 4, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर हो जाएगा, तो चतुरंग में आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 40 का। चतुरंग में 4 अंग होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चतुरंग में 4 अंग, इसमें क्या क्या होते हैं, ख्याल के शब्द हो जाते हैं, एक आपके ख्याल के शब्द होते हैं, फिर तराना होता है, तबला अथवा पखावज का बोल होता है, फिर आपका सरगम भी आ जाता है इसी के अंदर। तो ये सब चतुरंग है। क्या है, ख्याल, तराना, तबला अथवा पखावज का बोल और सरगम, ये सभी इसमें प्रयोग होते हैं, तो ये मिलकर चतुरंग बनता है। ठीक है, चतुरंग। और यह जो है ख्याल के समान ही गाया जाता है इसको, इसमें कोई ज़्यादा विशेष ये नहीं होता है, जैसे ख्याल गाते हैं उसी प्रकार से गाते हैं। लेकिन एक चीज़ है इसमें कि ख्याल की अपेक्षा जो है तान जो होता है ना इसमें चतुरंग में, तान का कम प्रयोग होता है, एक चीज़ ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 41 नंबर के कि कौन सी ताल, यहाँ पे लाल नहीं भैया ताल होना है, ताल ध्रुपद गायन शैली से संबंधित है। क्या 3 ताल, 1 ताल, 4 ताल, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बहुत बार बताए हैं ये सब, और भी अन्य तालों के नाम भी आप लोगों से पूछे जाते हैं, ये भी आप लोगों को मैंने बता रखा है। तो आंसर क्या करेंगे इसका, आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 4 ताल, सोल ताल, ब्रह्म ताल, तिवरा ताल, रुद्र ताल, ये सब जो है आपकी सभी पखावज की तालें हैं और ध्रुपद के साथ इसकी संगति होती है। ठीक ना, तो चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारा देख लेंगे यहाँ पे। देखिए एक चीज यहाँ पे और बता देना, यहाँ पे आप लोग 3 ताल है, 1 ताल है, ये 3 ताल जो है आपका, ये दोनों जो है आपका ख्याल के साथ गाया जाता है, ख्याल के साथ। 3 ताल जो है ये छोटा ख्याल का है, ठीक है, और 1 ताल जो है ये बड़ा ख्याल के साथ इसकी संगति होती है, 1 ताल बड़ा ख्याल के साथ। ठीक है, 4 ताल समझ लिए और अन्य ताल भी बता ही दिए। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 42 नंबर का कि आश्रय रागों की संख्या कितनी है, क्या 5 है, 10 है, 19 है, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, तो आश्रय राग आप लोग को पता है कि जो राग अपने थाट के नाम से जो राग उत्पन्न होते हैं उसी को तो आश्रय राग कहते हैं। तो हमारे हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में थाटों की संख्या कितनी है, 10 है। ठीक है, 10 है, इसलिए आप लोग को 10 आश्रय राग भी बताए जाते हैं हमेशा। ठीक है, कौन कौन सा है पता है आप लोगों को, तो यहाँ पे कितनी संख्या है, आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10 है। 19 मेल का प्रचलन आपका जो है कर्नाटक संगीत के अंतर्गत होता है। ठीक है, हमारे यहाँ 10 थाट जैसे प्रचलित हैं, थाटों में 10 थाट, उसी प्रकार से मेल जो है आपका कर्नाटक संगीत में 19 मेलों का प्रचलन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 43 नंबर का यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा संध्याकालीन राग है। भैया संध्याकालीन राग कौन सा है, क्या तोड़ी होगा, हिंडोल होगा, छायानट होगा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो संध्याकालीन रागों की अगर हम बात कर लेंगे तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा छायानट। ठीक है, जो कि सायकालीन रागों के अंतर्गत आता है। और छायानट जो है आपका थाट कौन सा, तो ये कल्याण थाट का राग बताया जाता है। ठीक है, कल्याण थाट, और इसमें मध्यम जो प्रयोग होता है, ये दोनों मध्यम प्रयोग होता है इसमें, कौन सा, एक शुद्ध वाला और तीव्र वाला, दोनों मध्यम जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रात्रि के प्रथम पहर इसका गायन समय होता है। और ये जो है इसकी प्रकृति अगर आपसे पूछ देगा कैसी प्रकृति है, तो याद रखना है गंभीर प्रकृति का राग है। छायानट की अगर वादी संवादी आपसे बात कर ले कि इसका वादी और संवादी स्वर क्या हो जाता है, तो आपको याद रखना है वादी रे और संवादी प। ठीक है, रे प वादी संवादी इसका होता है। तो ये सब जाति, ये सब चीजें हैं। तो आपको जाति के बारे में अगर पूछ दिया जाता है तो जाति याद रखना है भैया इसका संपूर्ण होता है। ठीक है, कहीं पे आप लोगों को वक्र संपूर्ण देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन ज़्यादा जगह आप लोग को संपूर्ण ही देखने को मिलेगा। तो बाकी जैसा आपके ऑप्शन में रहे वैसा आपको काम करना है ना। तो ये था आपका। ठीक है,
तोड़ी जो है आपका ये स्वयं जो है यही आश्रय राग है आपका, तोड़ी क्योंकि अपने थाट के नाम से है। हिंडोल ये आपका क्या है, कल्याण थाट का राग है। ठीक है, ये सब कल्याण थाट का राग है। वादी संवादी क्या होता है हिंडोल का, ध और ग इसका वादी संवादी हो जाता है ना। वैसे तो कल्याण की बात कीजिएगा ना तो गायन रात्रि के प्रथम पैर में होता है, लेकिन हिंडोल ऐसा जो है वो आपका प्रातः काल की तरफ गाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पे है। क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे नी सा रेमा प गम रेसा किस राग का अंग है। क्या जय जयवंती का है, श्याम कल्याण का है, कामोद का है, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। किसका है यहाँ पे आंसर, क्या करेंगे हम लोग, तो आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, ये श्याम कल्याण का राग है। ये राग का अंश है। ठीक है, श्याम कल्याण का अंश है, राग तो भाई श्याम कल्याण ही है ना। यहाँ पे अगर बात कर लेंगे तो ये बहुत बड़ा ही मीठा राग है, और ये जो है कल्याण और कामोद अंग का मिश्रण माना जाता है। किसको, एक तो आपका होता है कामोद अंग और दूसरा हो जाता है आपका कल्याण। तो ये कामोद और कल्याण अंग का जो ये मिश्रण है आपका, वही आपका होता है श्याम कल्याण। ठीक है, श्याम कल्याण जाति इसकी जो होती है आपकी साड़प संपूर्ण हो जाती है, और इसका गायन की बात कीजिएगा तो रात्रि का पहला पहर हो जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है 45 नंबर का, इनमें से किस राग में मारवा के समान स्वर लगते हैं। यानी कि कौन सा ऐसा राग है यहाँ पे जिसमें कि मारवा के तरह ही स्वर लगते हैं। क्या सोहनी वो राग है, पुरिया धनाश्री है, भोपाली है, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर हो जाएगा, आंसर क्या करेंगे नंबर 45 मेरे भाई, यहाँ पे आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए सोहनी। ठीक है, ये मारवा के समान ही इसमें स्वर लगता है, और राग सोहनी जो है इसका थाट भी मारवा ही है। ठीक है, सोहनी राग जो है मारवा के समान है और मारवा थाट से जन्य है। इसमें अगर बात करेंगे तो रे कोमल और म तीव्र, ठीक है, रे कोमल और म तीव्र, और साथ ही साथ मारवा में आपका पंचम वर्जित रहता है, पंचम नहीं लगता है मारवा राग में। ठीक है, पंचम वर्ज होता है। अगर हम बात कर लेंगे वादी और संवादी की, इसकी तो क्या हो जाएगा, ध और ग इसका वादी और संवादी हो जाता है। ठीक है, वह जो है आपका क्या होता है, ये जो पूछ रहा है कि मारवा है आपका और सोहनी है, मारवा और सोहनी ये दोनों एक दूसरे के संप्रकृतिक राग हैं, क्योंकि समान स्वर कह रहा है ना, तो ये पूछे या फिर संप्रकृति पूछे दोनों का बात एक ही हो जाएगा। अब देखिए राग पुरिया धनाश्री की बात कीजिएगा तो राग पुरिया धनाश्री आपका पूर्वी थाट का राग है। ठीक है, राग भोपाली की बात कीजिएगा तो ये आपका कल्याण थाट का राग है ना। ये सब चीज़ें जो है ध्यान रखनी, क्योंकि बहुत ही ये कॉमनली है, क्योंकि भाई संगीत है तो राग ना हो ऐसा कोई बात नहीं होता है संगीत के एग्जाम्स में। तो इसीलिए जो है बिल्कुल क्लियर आप लोग देख भी रहे हैं कि हर सेशन में आप लोगों के लिए जो है राग का क्वेश्चन रहता ही रहता है ना। तो छोड़ नहीं रहे हैं कुछ, सारा कुछ हम लेकर चल ही रहे हैं। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। म रे प यहाँ पे कोमल ग है, ठीक है, कोमल ग है, कोमल नहीं है, कोमल नहीं है, ये आपको ध्यान रख लेना है। म रे ग प ग, उसके बाद फिर आपका है ग म रे सा, नी नी ध नी सा। यह स्वर समूह जो है किस राग का है, कौन से राग का है। क्या मियाँ की सारंग का है, सूर मल्हार का है, मियाँ मल्हार का है, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर करेंगे यहाँ पे, तो नंबर 46 यहाँ पे आंसर करेंगे मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी को, मियाँ मल्हार को करेंगे। ठीक है, मियाँ मल्हार, मियाँ मल्हार में अगर बात कीजिएगा तो इसमें कोमल ग कैसा, ग कोमल, और निषाद कैसा, दोनों निषाद, एक शुद्ध वाला और एक कोमल वाला, दोनों निषाद का प्रयोग होता है, कोमल ग और दोनों निषाद। और ये वर्षा ऋतु का मौसमी राग भी इसको कहा जाता है। वर्षा ऋतु में ये कभी भी गाया जाता है, किसी समय भी गाया जा सकता है, लेकिन अगर और भी अन्य जैसे मौसमों में इसको गाना हो भाई तो गायन समय इसका माना गया है फिर मध्यरात्रि। ठीक है, फिर मध्यरात्रि मान लिया गया है। वादी संवादी की वहीं अगर बात करते हैं तो इसका वादी संवादी आपका क्या देखने को मिलेगा, मियाँ मल्हार का वादी संवादी आपका सा और प देखने को मिल जाता है। ठीक है, सा और प। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ेंगे। नंबर 47 है कि षड्ज की कितनी श्रुतियां मानी गई है। क्या 3 श्रुति, 4 श्रुति, 2 श्रुति, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। क्या है यहाँ पे आंसर,
तो षडज देखिए, जैसा कि आप लोग को बता दें कि आप लोग के लिए बताए थे ना कि चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमा द्वय निषाद गंधारोते त्रि ऋषभ धैवतो, है ना। तो चतुश्चैव यानी कि 4 4 4 चतुश्चैव, षडज मध्यम पंचमा यानी कि षडज मध्यम और पंचमा, द्वय निषाद गंधार थे यानी 2 और 2 निषाद और गंधार, ठीक है। और त्रि ऋषभ धैवतो यानी 3 किसका, तो रे ऋषभ और धैवतो था। अब देखिए बिल्कुल ही इजी है यहाँ पे, यानी कि 4 4 चतुश्च यानी सामापा का, 4 श्रुति सा का, 4 श्रुति म का, 4 श्रुति प का, ठीक है। 2 श्रुति नी का, 2 श्रुति गा का, 3 श्रुति रे का, 3 श्रुति धा का, है ना। तो ये चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है। ऐसे आप लोग के लिए यहाँ पे एक इसका फॉर्मूला होता है क्या, 4 3 2 4 4 3 2। ये षडज ग्राम पे आधारित ही स्वरों की श्रुतियां पूछी जाती है। ये षडज ग्राम का श्रुति स्वर व्यवस्था है, ठीक है। इसी पे आधारित श्रुतियां पूछी जाती है, जैसे कि आपका सा है, सा के बाद फिर आपका दूसरा में रे है, ग है, म है, प है, ध है और उसका फिर नी है। देखिए फॉर्मूले पे बिल्कुल सेट है, आप जो देखेंगे जौन से स्वर के सामने उसकी उतनी श्रुतियां हैं। तो षडज की कितनी श्रुतियां हो जाएगी, यहाँ पे षडज की 4 है ना सामने में, तो 4 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से अभी आपको मैंने बताया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पे हो जाएगा, उस्ताद अहमद जान थिरकवा किससे संबंधित थे, क्या पखावज से, तबला से, ढोलक से, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। अहमद जान थिरकवा की बात हो रही है ना, नंबर 48, यहाँ पे आंसर कर देंगे ऑप्शन नंबर बी को, ये तबला से संबंधित थे, ये तबला वादक थे अहमद जान थिरकवा साहब, ठीक है। उस्ताद अहमद जान थिरकवा की अगर बात कर लेंगे तो ये थिरकती हुई उंगलियों के कारण जो है ना, यानी अंगुलियां खूब थिरकाते थे तबले पे भाई, है ना, इसीलिए इनको थिरकवा कहा जाने लगा, ठीक है, थिरकवा कहा जाने लगा। और उसी नाम से जो है संगीत जगत में इनकी भाई एक अलग ही पहचान ही बन गई। इनकी अगर जन्म की बात कीजिएगा अहमद जान थिरकवा की, तो इनका जन्म हुआ था मुरादाबाद में 1893 ईस्वी में, 1893, ठीक है, ध्यान रहे मुरादाबाद में, यानी कि उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पे हो जाएगा कि पंडित अनोखे लाल मिश्र के गुरु कौन थे। भैया ये काफी अनोखे हैं, जरा ध्यान रखिएगा आप लोग। क्या पंडित भैरव प्रसाद थे, पंडित भगवान प्रसाद थे, पंडित वीरू मिश्र थे, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर करेंगे, तो नंबर 49 यहाँ पे आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए, अनोखे लाल मिश्र के गुरु पंडित भैरव प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। 15 वर्षों की जो है अनवरत शिक्षा और कठिन अभ्यास से अनोखे लाल मिश्र जो है इन्होंने अपना नाम बनाया था भाई, इतना मामूली बात नहीं है, इसीलिए अनोखा कहा गया इनको, है ना। मिश्र जी की अगर बात कीजिएगा अनोखे लाल मिश्र की, तो स्वतंत्र वादन साथ में संगत वादन, इन दोनों चीजों में बहुत बड़े पारंगत थे। और साथ ही साथ ये 3 ताल का जो ठेका आपका था अनोखे लाल मिश्र जी का, आपका कौन सा, नाधिन धिन्ना नाच नचा देंगे, ठीक है। तो नाधिन धिन्ना के ये जादूगर के नाम से भी प्रचलित व्यक्ति थे, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर बात किया जाए ये कहाँ से थे, तो बनारस घराने से संबंध रखते थे अनोखे लाल मिश्र साहब, ठीक है। तो ये भी पूछता है क्वेश्चन कि नादिन धिन्ना के जादूगर के नाम से किनको जाना जाता है, तो अनोखे लाल मिश्र जी को जाना जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारा नंबर 50, आप लोगों के लिए बता दें कि आप लोग जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, अब लग रहा होगा कि पीडीएफ कैसे मिलेगा, तो ये चीज़ आप लोग को बता दें, उसके बाद हम क्लास को खत्म करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए आप लोगों के लिए सबसे पहले बताऊं कि पीडीएफ के लिए मेरे दोस्त केवल आप लोग को 199 का पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, केवल 199 का मेरे भाई, जिसमें कि आप लोग के लिए बता दूं कि STET का जितना भी PYQs हुआ है टोटल, वो मैं चैनल पे करवा चुका हूँ, उसका पीडीएफ आप लोग को दे देंगे। उसका फिर बीपीएससी का टोटल जो भी आप लोगों का करवा चुका हूँ वो भी उसका पीडीएफ मिलेगा। और डेली जो बेसिस जो अपने आधार पे जो बनाते हैं, संभावित प्रश्न जो हम बनाते हैं, उसका भी पीडीएफ जो डेली से जो आपका चलता है क्लास, उसका भी पीडीएफ आप लोग को दे देंगे, बस केवल 199 में ही, यानी कि वन टाइम पेमेंट। आपको भी पता है, मैं बार बार कहता हूं कि ये जो भी लोग इच्छुक हैं बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि ये आपके 1 मंथ के ट्यूशन फीस से भी बहुत कम है। अगर कहीं आप ट्यूशन कोचिंग किन्हीं से सीखते हैं तो भाई 199 में क्या आप लोग को सिखा देगा, है ना।
उनसे ज़्यादा ही वहाँ पे गुरुओं की फ़ी होती है। तो केवल मैं 199 ही आप लोगों से कहता हूँ। बस इतने में जो भी आप लोग को चाहते हैं कि भाई अपनी तैयारी कर लें, बेहतर सेशन देख लें, उसका फिर PDF पढ़ लें, तो भाई वो लोग ले सकते हैं। संपर्क कैसे करेंगे? व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ इसके लिए 9122366282। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है। जिनको भी PDF चाहिए आप लोग लिख दीजिएगा व्हाट्सएप पे कि PDF चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद फिर आप लोग को स्कैनर के माध्यम से 199 केवल पेमेंट करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आ जाइए। यहाँ पे क्वेश्चन भाई आप लोग का यहाँ पे रखे हैं हम 50 नंबर का क्वेश्चन है। राग यमन का वादी और संवादी स्वर क्या है? क्या गानी होगा, मसा होगा, सापा होगा, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? तो वादी और संवादी राग यमन ये तो स्वयं जो है आपका आश्रय राग के नाम से जाना जाता है। वैसे आप लोग को कल्याण भी कहते हैं, इसको कल्याण भी कहा जाता है ना। तो यहाँ वादी और संवादी क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ग और नी। जाति इसकी क्या हो जाएगी? यमन की जाति इसकी संपूर्ण हो जाती है। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि राग यमन का न्यास का स्वर क्या होता है, तो या न्यास जो है यमन का ग प नी जो होते हैं ये न्यास के स्वर होते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है ध्यान में आपको रखनी पड़ेगी। तो कैसा लगा आज का सेशन आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।